हाँ, तो कैसी है मेरी आर्मी। तो भाई आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया इंग्लिश पर एक ऐसा क्लास लेकर के आइए जिसको कि हम देख करके बोर्ड एग्जाम में जो हमारा इस बार का टारगेट है इंग्लिश में, यानी अब की बार हमारा 95 पार का जो टारगेट है वो हम जल्दी से अचीव कर पाए। और ऐसे ही क्लास की आप लोग लगातार डिमांड भी करते हैं कि भाई वन शॉट लेकर आओ। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी यानी कि ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि कमजोर से कमजोर छात्र भी बोर्ड एग्जाम में भाई इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने का दम रखेंगे। तो आज के इस क्लास को पूरा अंत तक आप देखिएगा। 100 नंबर यहां पर हम लोग बिल्कुल फिक्स करने वाले हैं। बोलेंगे भैया आप 100 नंबर क्यों बोलते हैं? तो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर अच्छा छात्र होगा यानी कि अच्छा अगर आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो मेहनत है वो बेहतरीन तरीके से रहेगा तो भाई 100 नंबर नहीं तो कम से कम आप 95 प्लस तो पक्का जाएंगे। तो हर एक टॉपिक यहां पर आपको शानदार तरीके से मिलने वाला है और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम पर लड़ने वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पर आपको बता दें कि जो आज का ये वीडियो है इसमें हम लोग जो इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, ऐसे ही मैंने 100 में 100 नंबर नहीं लिखा है भाई। आज का ये वीडियो में उतना दम है, 1 घंटे से ऊपर यहां पर आपका क्लास चलेगा जिसमें आपको पूरा सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, चाहे वो आपका सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12 में जो हमारा इंग्लिश का पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन में बटा रहता है ना, सेक्शन ए बी सी डी। तो उसमें बुक भी रहेगा, ग्रामर भी रहेगा, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें रहती है ना, ट्रांसलेशन, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर पहले सेक्शन ए से। और आपको पता है कि जो सेक्शन ए रहेगा ये पूरा 15 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर का पूछेगा भाई? तो 15 नंबर का एक अनसीन पैसेज पूछता है इसमें। अब देखिए अनसीन पैसेज में आपको बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया पूरे यूपी बोर्ड में बात कर लो, कहीं से भी कोई भी टीचर हो आपके सामने, वो ये तो नहीं बता सकता ना आपको कि भाई यही अनसीन पैसेज आएगा। और अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि यही अनसीन पैसेज आएगा, पढ़ लो इसी को, तो फिर वो झूठ बोल रहा है। ठीक है ना? तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुना करो। यहां पर मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट के साथ बताता हूं। अनसीन पैसेज देखो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको फिक्स करा सकता हूं कि जैसे मैं आपको 1 2 4 ऐसे लगातार टॉपिक सॉल्व करा दूं तो कम से कम आपके माइंड के अंदर ये चीज तो बैठ जाएगी ना कि हमें कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके सामने इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। पूरा 15 नंबर आप कैसे लाएंगे वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा और ये इंपॉर्टेंट भी है देखो, क्योंकि मैं बता दूं कई सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार मतलब रिपीट हो जाया करते हैं। तो ऐसे टॉपिक को मैं इस चैनल पर ज़्यादा कराता हूं क्योंकि मुझे पता है भाई लगभग यानी कि 2021 बोर्ड एग्जाम से लगभग तैयारी कराते हो गया, तो 21 22 23 24 ऐसे कम से कम 4 साल का तो एक्सपीरियंस है ही, तो इतना तो आप बिलीव कर सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पर दिया है An old man being distressed by ceaseless quarreling going on among his son। यहाँ पर जो ये स्टोरी है मैं आपको बता दूं, आपने इस स्टोरी को कई बार पढ़ा होगा हिंदी की बुक में। एक बूढ़ा आदमी रहता है और उसके 4 जो है कितने 4 जो है लड़के रहते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 जो है उसके लड़के होते हैं जो कि आपस में झगड़ा करते थे, क्वायरलिंग, है ना, अमॉन्ग हिज सन। उसके जो बूढ़े व्यक्ति के जितने मतलब 4 लगभग बच्चे थे, लड़के थे, या बोले तो जो जितने भी बच्चे थे वो आपस में क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। क्योंकि यहाँ पर 4 वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया गया, ये यहाँ पर सिर्फ इतना है कि उसके लड़के। ठीक है ना? अब देखिएगा, वन डे एक दिन, ही कॉल्ड देम, उसने अपने लड़कों को बुलाया। जो बूढ़ा व्यक्ति था क्या बुलाया? अपने लड़कों को। और क्या बोला देखिए, टू हिम एंड यहां पर डबल हो गया, ठीक है, इसको हटा देना, एक रहेगा एंड सो देम ए बंडल ऑफ स्टिक, और उनको एक लकड़ियों का गट्ठा दिखाया। समझ रहे हैं? बंडल, है ना, जिसमें मतलब काफ़ी सारी लकड़ियाँ थी। तो ये स्टोरी सुन करके आपको कुछ चीज़ें आ गई होंगी ना दिमाग में कि हमने भाई स्टोरी को पढ़ा है, लेकिन पढ़े हैं आप तो थोड़ा सा यहाँ पर अनसीन पैसेज करना है तो इसको समझ लेना, छोड़कर भागना मत कि वीडियो को बढ़ा दो आप लोग जल्दी से, क्योंकि आंसर नहीं फिर मिलते हैं। हमने पढ़ा है वो मानते हैं आपको। तो देखिए इसके बाद है टाइड टुगेदर एंड आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक, यानी कि उसने अपने लड़कों को बुलाया और लकड़ी का गट्ठर दिया और
बोला कि इसको क्या बोला भाई, आस्क्ड इफ एनीवन, क्या तुम में से कोई इसको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, यानी कि इसको क्या तोड़ सकते हो तुम में से कोई भी, ठीक है। उसने मतलब अपने लड़कों से ये बोला। इसके बाद देखिएगा फर्स्ट एंड देम अनदर, यानी कि पहले ने प्रयास किया, एंड अनदर और अगले ने भी ट्राइड किया यानी प्रयास किया, बट ऑल थाउ दे वेर ऑल रबस्ट एंड हेल्थी यंग मैन, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो जो लड़के थे वो कमजोर थे, वो रॉबस्ट एंड हेप्टी काफी भारी और अच्छे खासे नौजवान थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दे ऑल फेल्ड, लेकिन वो सभी क्या हुए, फेल ही रहे, मतलब वो लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाए। अब देखिए इससे कुछ सीख मिलती है। ही देन अनटाइड अनटाइड कर लीजिए द बंडल एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक, यानी कि अब देखिए क्या हुआ भाई, उसने मतलब ये सारी चीजें देखो अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो जो बूढ़ा व्यक्ति था कर रहा था, मतलब अब इसको देखो हम यहाँ पर ज्यादा नहीं समझेंगे, इतना आपने समझ लिया होगा तो आपके माइंड में स्टोरी आ गई होगी कि अगर हम एकता में रहें तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है ना, यही चीज तो वो सिखाना चाह रहा था। और एक एक लकड़ी को भाई दे देता, तो एक एक लकड़ी को सारे नौजवान जो उसके लड़के थे उन्होंने एक एक लकड़ी को सेपरेटली मतलब अच्छे तरीके से तोड़ दिया, लेकिन जो बंडल था एक में करके तो वो नहीं तोड़ पा रहे थे, है ना, उनमें से सभी ने प्रयास किया। तो इससे सीख क्या मिलती है, अब चलिए हम जानते हैं भाई इसके क्वेश्चनों के अंतर्गत, ध्यान से समझना, ऐसे ही अनसीन पैसे जाएंगे और आपको ऐसे ही उसका पोस्टमार्टम करके बोर्ड एग्जाम में आना है। चलिए तो फिर यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा जैसे आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, यानी कि सैड का मतलब यहां पर देखो ये जो सैड है ये दुखी के लिए है, SAD है ना, अगर SAID होता तो सैड का मतलब होता है कहना, है ना, लेकिन यहां पर दुखी व्यक्ति के लिए है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वह क्यों दुखी था, क्योंकि भाई उसके लड़के जो थे, हमने देखो क्वेश्चन को समझा, हमारे दिमाग में स्टोरी आई कि बूढ़ा व्यक्ति इसलिए दुखी रहता था क्योंकि उसके लड़के जो थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, है ना, इसलिए कोई भी माता पिता होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर उसके बच्चे जो है ना आपस में मिलकर रहते तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है, वही चीज है। तो देखो स्टोरी आई, अब देखो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन का आंसर लिखने में, एक तरफ से पूरा का पूरा उतार देते हैं, लेकिन ये तरीका देखो गलत होता है। अगर आप उतार के आएंगे तो नंबर देखो मिलेंगे, लेकिन जो 3 नंबर का प्रश्न है उसमें 1 नंबर मिलेगा, तो भाई 15 में 15 फिर कैसे आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन आपको समझना पड़ेगा, यानी कि अपनी भाषा में थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखेंगे आप, पहले देखो व्हाई वाज, ये ना व्हाई वाज इसको हटा दो क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है आपका ना, व्हाई क्या भाई, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है, तो भाई आंसर में थोड़ी हम इनको लिखेंगे, इसलिए इसको हटा करके यहां से लिखना। द ओल्ड मैन वाज सैड, बूढ़ा व्यक्ति दुखी रहता था, बिकॉज, क्योंकि, अब देखो बिकॉज हमने जोड़ दिया तो यहां से एक रीजन हम बताने लग गए, क्या बताने लग गए, रीजन, बिकॉज हिज सन्स, क्योंकि उसके जो लड़के थे, वेयर कॉन्स्टेंटली क्वारलिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, कॉन्स्टेंटली क्वारलिंग, लगातार क्या करते थे वो झगड़ते रहते थे आपस में, देमसेल्फ द सीचलेस फाइटिंग डिस्ट्रेस्ड हिम, और उन्हीं सबकी लड़ाई को देख करके बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो देखो एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वारलिंग गोइंग अमॉन्ग हिज सन, यहां से इतना आप उतार सकते हो, लेकिन आपको शुरू का जो इसका आंसर है इतना बिकॉज तक ये अपने से लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने क्वेश्चन का आंसर उतारा नहीं है, अपने से बनाया है, ठीक है, ये तरीका आपको करना है। और एक क्वेश्चन में अगर इतना समझ गए हो तो आगे के सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरा मेन जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको समझा पाऊं कि भैया उतार के नहीं आना, ठीक है ना, प्रयास करना है, ठीक है, प्रयास के भाई नंबर मिलते हैं। कोई भी छात्र का जो है, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं सोचता है कि मैं इसके नंबर काट लूं या इसको फेल कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति होता है वो जब टीचर बनता है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत करके आगे गया है और उसको मेहनत की कीमत पता होती है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो है सवाल रहता है, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि आपको फेल कर दे, लेकिन भाई जब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भाई कॉपी में बदतमीजी करते हैं तो फिर ऐसा तो होगा ही, है ना, वो तो फिर उनके हाथ में है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतना लिखने का मिलेगा 3 नंबर, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने लड़कों को या अपने पुत्रों को क्या
टीच मतलब कि क्या सिखाना चाहता था, कौन सा पाठ है ऐसा कि जो वो सिखाना चाहता था। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या सिखाना चाहता था, यही ना कि एकता में अगर रहोगे तो शक्ति होती है, एकता में कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता है ना। और अगर फूट फूट करके अलग अलग करके रहोगे तो फिर व्यक्ति जो है आपको तोड़ सकते हैं, यही तो पाठ सिखाना चाहता था बूढ़ा व्यक्ति। तो देखिए इसका आंसर आप लिखिएगा, द ओल्ड मैन टॉट हिज सन, टॉट मतलब सिखाना है ना, अपने पुत्रों को सिखाना चाहता था दैट यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है एकता, यूनिटी जी स्ट्रेंथ, यूनिटी जो एकता होती है, एकता में बड़ी शक्ति होती है भाई, बाई शोइंग, और इसके जरिए वो दिखाना चाहता था देम दैट दे कुड नॉट ब्रेक, अगर एकता में रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, जैसे कि लकड़ियों के बंडल को तुम नहीं तोड़ पाए भाई। इसीलिए तो उसने डायरेक्ट जो है मतलब कह सकते हो कि प्रैक्टिकली उनको समझाया था। When they were tied together but could easily break, और अगर भाई साहब अलग अलग रहोगे है ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करोगे तो फिर क्या होगा, तुमको कोई इजीली जो है तोड़ सकता है, जैसे कि तुमने लकड़ियों को अलग अलग करके इजीली तोड़ दिया। यही तो एग्जाम्पल देकर वो समझा रहा था। देम व्हेन दे वेयर सेपरेटेड, ये आपका इसका जो है आंसर हो जाएगा। और अगर आप देखो तो ये सारे वर्ड आपको इसी पैसेज में देख सकते हो मिल रहे हैं, है ना। आस्क्ड इफ एनीवन दे स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक, ऐसे करके यहां से आप क्या करोगे, आंसर को बनाओगे अपने से, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि आप जो है उतार के मत आना। अगला देखो, जैसे क्वेश्चन है गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, यानी इस पैसेज के लिए कोई एक अच्छा सा सुइटेबल टाइटल बताओ, यानी कि आपको इसका शीर्षक बताना है। तो भाई इस पैसेज में क्या बताया गया है, पैसेज में पूरे के पूरे पैसेज में एकता के बारे में बताया गया है, यानी कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, यही जो है इसमें समझाया गया है। तो भाई इसका शीर्षक क्या हो गया, यूनिटी। तो इसका देखो टाइटल जब लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका शीर्षक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द यूटिलाइज्ड पोर्शन, यूटिलाइज पोर्शन का आप ये बताओ, इसका क्या करो, पोर्शन का एक्सप्लेन करो, यानी कि इसका अर्थ बताओ। तो देखो इसमें अब जब अर्थ की बात आएगी तो फिर इसमें कुछ पोर्शन रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पेपर में जब आएगा तो उसमें अंडरलाइन कर दे या फिर आपका कॉमा लगा रहेगा, तो उस तरीके से पोर्शन का आप लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हम लोग करके कुछ बताते हैं आपको, जैसे है द यूटिलाइज्ड पोर्शन, यहाँ पर सीजलेस क्वेरलिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा के बारे में। तो यहाँ पर देखो मीन्स कॉन्स्टेंट arguing without end and robust and healthy refers to the sons being strong and physically powerful, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे तभी ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आप शॉर्ट में लिखिए लेकिन जितना लिखिए वो ठोस रहना चाहिए, मतलब कि दमदार आंसर होना चाहिए आपका, तब जा करके आपको पूरे नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। और यही तरीका आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो भाई पैसेज आपको आखिरकार कैसा लगा, एक बार आप लोग इस पैसेज के लिए लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के लिए भी आपको लाइक कर देना है अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है। बाकी चलिए अब यहाँ सेक्शन ए में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप इतना तो समझ गए होंगे। फिर भाई बात आती है सेक्शन बी की, क्योंकि ये जो सेक्शन होगा ये बोर्ड एग्जाम में हमारे 20 नंबर के लिए आता है। 20 नंबर मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े नंबर होते हैं ये। तो 20 नंबर में आर्टिकल 10 नंबर का और लेटर भाई 10 नंबर का। चलिए तो आर्टिकल में कैसे आपको आखिरकार आर्टिकल को लिखना होता है और कौन कौन से बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। चलिए पहला देखिए, तो फर्स्ट आपका आर्टिकल जो है वो है योर एम ऑफ लाइफ, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। कि मतलब आर्टिकल देखो आपसे काफ़ी ज़्यादा बार जो है मिस्टेक होती है, कन्फ्यूजन भी रहती है कि आर्टिकल आखिरकार हेडिंग डालकर लिखें या बिना हेडिंग के लिखें, कैसे आखिरकार लिखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या को लेकर। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, खेल का महत्व के को लेकर के, है ना। वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में जो है नारियों की सुरक्षा से रिलेटेड आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है।
हेल्थ इज वेल्थ, गुड हेल्थ या गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के बारे में भी आ सकता है। तो टोटल 5 मैंने बताया, एक आपको तैयार करना है डिजिटल इंडिया के लिए। तो देखो कैसे लिखना है यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको पूरा लिख करके ऐसे ही आना है बोर्ड एग्जाम में। देखो डिजिटल इंडिया 10 नंबर का है, आप कैसे लिखोगे डिजिटल इंडिया विकसित भारत। तो आप देखो यहाँ पर बिना हेडिंग के लिखना स्टार्ट कर दो, बेस्ट रहता है। और अगर हेडिंग से भी लिखोगे तो मैं आपको हेडिंग का भी अभी बता देता हूँ, ये जैसे कि एक मैंने फर्स्ट में बताया ना योर एम ऑफ लाइफ का, इसका देखो यहाँ पर हेडिंग से भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, निबंध के तरीके से भी लिखोगे तो नंबर मिलते हैं। आपके जीवन का महत्व या आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इंट्रोडक्शन देखोगे अगर हेडिंग वाइज लिखोगे, और बिना हेडिंग के लिखोगे तो वो बेस्ट रहता है। वैसे आर्टिकल जो होता है वो बिना हेडिंग के ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर वर्ड बाकी ऐसे ही रहेंगे। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम ऑफ लाइफ, यानी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भाई एक व्यक्ति आपके घर में, मान लो कि आपके भाई हैं है ना, 2 भाई हैं 3 भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक भाई का जो है उद्देश्य एक ही हो कि मुझे यही करना है, जो बड़ा वाला कर रहा है वही छोटा वाला करे। या आपके फ्रेंड है, आपका टारगेट हो सकता है कि मुझे टीचर बनना है, किसी का टारगेट है मुझे IAS बनना है, किसी का टारगेट कुछ और है, डॉक्टर बनना है, ऐसे होता है ना, वही चीज़ है। They have difficult ambition in it is life, it is quite natural not to person are the same, they differ मतलब अलग अलग different in their aptitude test intelligence capacity and circumstance, यानी कि कठिनाई होती है। of life the aim of life are set taking these factors in consideration। इतना आप लिखोगे इसका इंट्रो में। अब देखो एम्बिशन टू बी ए लॉयर, मतलब कि आपको अगर लॉयर बनना है तो फिर मान लीजिए कि आपका उद्देश्य है कि मुझे लॉयर यानी वकील जो होता है ना, आपको अगर वो बनना है तो फिर क्या करोगे आप देखो। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपना बता रहे हो तो लिखोगे नाउ ये डेज, आज के टाइम पर देयर इज ए क्रेज, आज के टाइम पर एक क्रेज चल रहा है टू बिकम ए डॉक्टर। टू बिकम ए डॉक्टर मतलब डॉक्टर, हर किसी भी व्यक्ति को देखो, कुछ भाई सब आ नहीं रहा, बायो ले लेगा, बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है। बड़ी यार अलग अलग चीज़ें होती है, और डॉक्टर कोई वैसे थोड़ी बन जाता है, नॉलेज होना चाहिए भाई। ये मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप इसमें जो है कमीशन दे करके पास हो जाओगे डॉक्टर बन जाओगे, भाई नॉलेज होगा तभी ना, वरना कोई व्यक्ति का आप पता चले इलाज किए और वो निपट जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। आर एन इंजीनियर और टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना, IAS जिसे आप बोल सकते हो। बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस नॉर एट मैथमेटिक्स नॉर हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस। मतलब आप यहाँ पर बता दिए कि मेरा जो उद्देश्य वो लॉयर बनने का है, लेकिन आज के टाइम पर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ये सब बनने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है भाई, हमारा जो है ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं, जैसे साइंस मैथमेटिक्स, तो फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर आप नहीं बन सकते अगर आपका साइंस का नॉलेज नहीं है ना, इंजीनियर भी नहीं बन सकते साइंस मैथ अगर नहीं आती है, ऐसा होता है। IAS तो आप बन जाओगे मान लो कि, लेकिन मेहनत करोगे, आर्ट से भी आप बन सकते हो, लेकिन ये चीज़ें जो है बताई गई हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इतना तो कर दोगे ना। अब देखियो इसके बाद आप यहाँ पर आखिरकार आप ये बताओगे कि लॉयर आप बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, क्या रीजन है आखिरकार कि आप लॉयर बनना चाहते हो। तो देखो रीजन में जैसे आप यहाँ पर बता सकते हो, रीजन यानी कि कारण, I passes the gift of the gab and I am good at prizes in school and college skill. I have won a number of the prize in school and college debates जो डिबेट्स होते हैं ना स्कूलों में, कॉलेज में, एंड एजुकेशन कॉन्स्टेंट्स द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट in India, in which the lawyer have played an outstanding role and have made the greatest contribution। अब देखो यहाँ पर रीजन ये बताया गया है
कि हमारी स्कूल कॉलेज में जब भी अनेक प्रकार के जो डिबेट्स होती थी या और भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सभाएं होती थी, उनमें हमने पढ़ा है कि जो स्वतंत्रता के टाइम पर या अनेक प्रकार से जो टाइम आए हैं भारत में, जो मूवमेंट होते रहे हैं, उनमें जो लॉयर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान निभाया है। जैसे कि आप गांधी जी को ले लो, महात्मा गांधी जी ने, वो भी एक क्या थे, लॉयर थे। तो ऐसी तमाम चीज़ों को पढ़ करके या समाज में हो रही तमाम प्रकार की गतिविधियों को लेकर के हमें मेरे मतलब आप अपना बता रहे हो, जैसे कि इसमें बताया गया है, तो आप ये बता रहे हो कि मुझे लॉयर बनने का ये एक प्रकार से जज्बा जो है मेरे अंदर जागृत हुआ है। ठीक है, तो ये रीजन के अंतर्गत आप दे सकते हो। इसके बाद बेटर यूज ऑफ टैलेंट। अब यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि अगर मैं लॉयर बन गया तो फिर मैं अपने टैलेंट को बेटर तरीके से यूज कर सकता हूँ। वो कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो। Thus taking into consideration all the pros and cons of legal profession, ये एक प्रकार का लीगल प्रोफेशन होता है। आई हैव सेट द एम ऑफ बिकमिंग ए लॉयर। आई फील दैट एज ए लॉयर आई शैल बी एबल टू मेक यूज ऑफ हर टैलेंट टू शाइन नॉट ओनली द प्रोफेशन बट आल्सो प्ले ऑन इफेक्टिव रोल इन द सोशल एंड नेशन लाइफ ऑफ कंट्री। यानी कि अगर आप लॉयर बन जाते हो तो भाई आप एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हो समाज में और कहें तो अपने देश में। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम करते हो एक लीगल तरीके से। भाई आज के टाइम पर लॉयर भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब गलत ही करते हैं ज़्यादातर देखें तो, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ईमानदारी के साथ हमेशा रहते हैं और उनको बिलीव होता है कि भाई ईमानदारी ही सबसे अच्छा चीज़ है, तो वो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको बता दिया, आपको पूरा लिख करके आना है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, तो अगला देखते हैं यहां से। अब देखो मैंने बताया था कि जैसे आपको बिना हेडिंग के लिखना है तो फिर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि डिजिटल इंडिया के बारे में यहां पर पूरा का पूरा बताया गया है। अब देखो लो यहां पर थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी मैं इसका पीडीएफ भी अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ ए विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। यहाँ पर इसके बारे में जो डिजिटल इंडिया के बारे में आप समझ सकते हो, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिखोगे, मतलब भारत में जो जो विकास हो रहे हैं, जितने तरीके से सुधार आ रहा है टाइम के साथ, है ना, साइंस से रिलेटेड हो गया, मोबाइल फोन, जो भी चीज़ें हैं, है ना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर रही है, सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड करके लिख दोगे। कोई जरूरी नहीं कि आप जो यहाँ पर लिखा वही चीज़ें लिखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपनी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, ये आपका एक ही पेज में पूरा समाप्त है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना करके, है ना, तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है, जो जो चीज़ें सुधार हुई हैं सारी चीज़ें, इतना आपको लिखना है इसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पर ये टॉपिक का मतलब 10 नंबर का आपका ये कंप्लीट है। आर्टिकल वाला, आर्टिकल में आपको ऐसे ही लिखना है, बाकी कौन कौन से तैयार करना वो मैंने बता दिया। बाकी आपके जो बचे हुए आर्टिकल हैं इनको एक एक वीडियो के माध्यम से मैं शॉर्ट में करा दूंगा, मतलब लगभग 7 से 8 मिनट का जो वीडियो रहेगा उसमें एक टॉपिक में करा दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी जिससे सब्सक्राइब करने से होता ही है कि जैसे कि आपने मैंने वीडियो डाला तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देखो यहाँ से लेटर राइटिंग के बारे में जान लो। लेटर राइटिंग में आपको लेटर कैसे लिखना है, किस टाइप के लेटर आते हैं वो पहले जान लो। लेटर देखो 2 प्रकार से पूछता है यहाँ पर। एक होता है कंप्लेंट्स लेटर, यानी कि शिकायत पत्र, जैसे कि आपको किसी की शिकायत करना है किसी सरकारी ऑफिस में, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में, डीएम से ले लो आप लोग, या आप पुलिस विभाग में किसी को जो है शिकायत पत्र देना चाहते हो, इस तरीके से। और एक होता है एडिटर। एडिटर लेटर में आपको संपादक पत्र, यानी कि जैसे आप किसी न्यूज़पेपर में अपनी समस्याओं को प्रकाशित कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड। जैसे आपके सामने एक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, या आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। 2 तरीके से आता है, वाटर नहीं रहेगा यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी कर देगा। आप देखो यहाँ पर जैसे कि एक लेटर है आपका, राइट ए लेटर टू डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आपके जिलाधिकारी होते हैं हमारे, है ना, डीएम अबाउट द नॉसेंस केस बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। तो ये 2 लेटर है। अब देखो लेटर कैसे लिखना है, आप बोलोगे ये तो भैया बताए नहीं, तो चलिए फिर इसको भी जान लो यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नहीं शुरू में बता दिया हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर 95 पार की तैयारी करेंगे। कोई भी चीज़ें हवा में नहीं मैं बोलता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके सामने। देखो क्वेश्चन है,
जो पहला पढ़ा आपने, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। पानी की आपूर्ति बार बार आपके शहर क्षेत्र या आपके एरिया में कट जा रही है, तो आप कैसे जो है इसमें एडिटर लेटर यानी किसी संपादक को अपना जो लेटर है वो देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से, XYZ का मतलब यहाँ पर कोई आप लोग नाम डाल सकते हो, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है आप XYZ लिख के आना कॉपी में, है ना, लेकिन जब कोई रियल तरीके से लिखेगा तो वहाँ पर उसको नाम डालना पड़ेगा अपना। फिर यहाँ पर एड्रेस दोगे, करवी, चित्रकूट, प्रयागराज, जो भी आप देना चाहो, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने शहर का, जहाँ पर भी आप देना चाहते हो। डेट यहाँ पर डालोगे, डेट के चक्कर में यहाँ पर मैंने डेट नहीं डाला तो आपको जरूर नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे कि आपका एग्जाम जिस दिन हो तो वो डेट आप यहाँ पर डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर किससे प्रकाशित करना चाहते हो आप समस्याओं को, तो द एडिटर अमर उजाला, है ना, दैनिक जागरण, जो भी है उनका नाम डाल सकते हो। फिर यहाँ पर एड्रेस, वो जो अमर उजाला है जो भी है उनका यहाँ पर वो डाल दो कि कहाँ पर वो स्थित है आखिरकार। फिर सब्जेक्ट देखो डालना होता है, आप जानते हैं कि किसी भी लेटर को लिखने के लिए या एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपको विषय देना अनिवार्य है। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, तो भाई पानी की आपूर्ति की समस्या है तो आप ये डालोगे। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से लिख रहा है तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इस तरीके से लिखोगे, तो जैसा रहे उस हिसाब से करना है। फिर देखो यहाँ पर डियर सर, फिर कॉमा लगा के ये चीजें आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाना है। अब देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, आई एम ए रेसिडेंस ऑफ करवी चित्रकूट, आई एम राइटिंग लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। यानी कि मैं करवी चित्रकूट का निवासी हूं, आई एम राइटिंग लेटर टू शो, मैं ये पत्र लिख रहा हूं, शो यू, दिखाने के लिए, यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट, यानी कि जो हमारे पानी की आपूर्ति है बार बार हमारे एरिया में कट जा रही है, हमारे लोकेलिटी यानी एरिया में या क्षेत्र में, इस समस्या को मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, या बोले तो जो विभाग है उन तक पहुंचाना चाहता हूं, आप ये समझ सकते हो। वी आर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन समस्याओं में है ना, जो कि इसका निवारण जल्द होना चाहिए, यही चीज़ तो आप बता रहे हैं। पीपल हैज टू फेस, लोगों को फेस करना पड़ रहा, मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियां या समस्याएं ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आई वांट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम, मैं चाहता हूं कि आप ये हमारी समस्याओं को अपने अखबार या अपने न्यूज़पेपर में संपादित करें, छापे, ठीक है, न्यूज़पेपर। सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जिससे कि पानी आपूर्ति का जो हमारा विभाग होता है, मतलब जिस विभाग के हाथ में ये काम होते हैं वाटर सप्लाई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में, तो वो विभाग जो है जल्दी से इस पर एक्शन ले सके और हमारी जो परेशानियां उसको दूर कर सकें। बाकी यही चीज़ें आपको इस तरीके से थैंक यू और सिंसियरली, जो XYZ की जगह पर नाम रहेगा वो नाम यहाँ पर डाल के, ये इसका प्रारूप होता है जो कि लेटर राइटिंग का होता है, जो कि इससे आपको पूरा 10 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो आप देखो लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपका जो डाउट था वो तो क्लियर हो चुका होगा, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर था। इसके बाद अगला एक लेटर और जो तैयार करना है वो आपका, जो कि मैंने बताया, कंप्लेंट्स लेटर। कंप्लेंट्स लेटर में देख लो आप, आपके सामने दिया है, राइट ए लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी SP जिसे आप बोलते हो, है ना, तो जो हमारे क्षेत्र के SP होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनके आपको यहाँ पर अब जो है कंप्लेंट्स उनसे करने हैं, किसके बारे में, योर सिटी, आपके शहर में, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था या कानून की जो दशा है उसको सुधार करने के लिए आप यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, जो हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में मान लो कि कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रही है, काफ़ी सारे क्राइम हो रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको अवेयर कर रहे हो या बता रहे हो कि आप ये व्यवस्थाओं को सुधार दो, ठीक है। तो आप देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, पूरा ध्यान से समझना। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस बार 95+ का टारगेट लेकर के चल रहे हो तो भाई आपको इस चैनल से जितनी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल एकाग्र होकर के 2 से 3 महीने बचा है, मेहनत कर लो, बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका आने वाला है। और इसी सीरीज में आपको बता दें कि जो ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इन सभी का पूरा कंप्लीट इसी तरीके से हैंड रिटन नोट चाहिए तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर है, बहुत जल्द ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, अगर आपका इनमें से 5 सब्जेक्ट है
तब आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन के साथ ऑल सब्जेक्ट का यानी सभी विषय बताए गए ना मात्र 99 रुपए में पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9511470534 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है कि भैया मुझे नोट्स चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि अनसॉल्व पेपर सारे के सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर तो मैं आपको रेगुलर क्लासेस देखो करा ही रहा हूँ, तो यूट्यूब पर तो आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। बाकी ये आपको तब के लिए है जब आप लोग थोड़ा सा अलग से तैयारी और करना चाहते हो, मतलब नोट्स आपके पास रहेगा तो और बेहतर तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। अब देखो यहां से कैसे लिखोगे, तो बस वही तरीका है, XYZ नेम जो होगा और एड्रेस फिर डेट, फिर यहाँ पर जिसको आप लिख रहे हो यहाँ पर जैसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रकूट, फिर सब्जेक्ट टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था में सुधार से रिलेटेड आप लिख रहे हो। रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड माई एरिया, मैं आपका जो ध्यान है वो अपने एरिया यानी अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब देखो इसके बाद अब कुछ आप चीजें बताओगे यहाँ पर, जैसे कि द कंडीशन ऑफ लॉ यानी कि कानून जो लॉ है मतलब कि कानून है हमारे क्षेत्र में, इसकी कंडीशन क्या है, एंड ऑर्डर इन सिटी इन माय सिटी इज गोइंग डाउन डे बाय डे, यानी हमारे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कानून की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या है भाई, गिरता जा रहा है, डाउन हो रहा है। सिविल लाइन्स, अब अपने शहर का कोई एक छोटा सा एड्रेस जैसे सिविल लाइन हमने बता दिया, सिविल लाइन्स है जो बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, जो सिविल लाइन है वो भाई इलीगल एक्टिविटीज का है ना, अवैध जो एक्टिविटियां होती हैं उनका एक सेंटर बन चुका है, केंद्र बन चुका है। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अनसोशियल एलिमेंट असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग, यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज यानी कि जो बालिका इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट, वहां पर अगर देखो तो भाई क्या होता है, अनसोशियल एलिमेंट असामाजिक तत्व जिन्हें आप बोलते हैं, अनेक प्रकार के लोग वल्गर सॉन्ग जो है गाने गाते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्व इट, और मुझे उम्मीद है कि आप जल्द इस पर कोई एक्शन लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हो, बाकी वही चीजें लास्ट में जो प्रारूप होता है वो बना के लिख देना। तो ऐसे करके ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, ठीक है ना, तो इसको कर लेना है। बाकी आप नहीं आप कहोगे कि भैया लेटर आपने बताया नहीं कैसे लिखना है, ठीक है। दूसरा हो गया, एक और तैयार करना है, 3 लेटर यहां से आपके आएंगे। तीसरा लेटर है राइट ए लेटर टू द, किसके बारे में है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि आप अपने प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल कॉलेज के हैं उनसे भाई ये जो है कंप्लेन कर रहे हो कि हमारी जो लाइब्रेरी है कॉलेज की वहां पर बुक्स की कमी है, तो शॉर्टेज है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया भाई अमित कुमार, आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, XYZ करके आ जाना, मैंने आपसे कई बार बताया है। अब यहाँ पर एड्रेस और इसके बाद यहाँ पर डेट या आप स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर आपके पास है द प्रिंसिपल ऑफ चित्रकूट इंटर कॉलेज, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, है ना। तो ऐसे करके जो भी आपके कॉलेज का नाम है आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट बता दोगे शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, भाई सब्जेक्ट हो गया हमारा यानी कि विषय कि आखिरकार किस विषय पर लिख रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, इतना कर दोगे रैया रेस्पेक्टेड सर, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहां से आप बताओगे अपना रीजन कि आखिरकार क्या रीजन है कि आप ये कंप्लेंट कर रहे हो। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, माई नेम इज अमित कुमार 12th A, यानी कि मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूं और मेरा नाम अमित कुमार है। 12th A में मतलब हमारा क्लास जो है वो 12th A है, होते हैं ना, सेक्शन अलग अलग बटे होते हैं, वही चीजें। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मैं ये पत्र लिख रहा हूं आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए, यू डैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग shortage of latest edition of books in college library
वी कैन नॉट रीड वेल, यानी कि हमारा जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज में बुक्स यानी कि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनकी कमी है हमारी लाइब्रेरी में। और जो नई नई एडिशन, नए नए प्रकाशन की जो बुक्स आ रही हैं जिनसे कि हम अच्छा पढ़ सकें, उनकी और ज़्यादा कमी है। अब देखो, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज। अगर नए नए एडिशन की, नए नए प्रकाशन की अच्छी अच्छी किताबें हमारे लाइब्रेरी में आ जाएंगी तो हम अपने नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते तो आप देखते हैं ना कि वो अलग अलग प्रकाशन की बुक, अलग अलग तरीके की बुक कहीं ना कहीं से सर्च करते रहते हैं, लाइब्रेरी से, मार्केट से, दोस्तों से, है ना, टीचरों से, जहाँ से भी मिले आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पांस रिगार्डिंग दिस मैटर, यानी कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे इस कंप्लेंट्स या अपने हमारी इस रिक्वेस्ट को जल्दी कोई पॉजिटिव रिस्पांस इसका देंगे, है ना। तो इस तरीके से बता दोगे आप लोग। योर ओबीडियंटली या सिंसियरली आप यहाँ पर डाल दोगे, थैंक यू वगैरह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आपका ये तीसरा लेटर है। तो यहाँ से लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग पूरा मैंने बता दिया। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं है ना। बाकी और जो चीज़ें होंगी यार तो मैं आपके लिए अभी लगातार लाता रहूँगा, क्योंकि अभी तो टाइम है। बाकी चीज़ें क्लियर आपकी होनी चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ से 2 सेक्शन हमारे समाप्त हो चुके हैं। सेक्शन ए हमारा पैसेज और सेक्शन बी हमारा लेटर और आर्टिकल। अब यहाँ से आपका आने वाला है भाई सेक्शन नंबर सी। अब जो सेक्शन सी होता है ये है ग्रामर पोर्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा छात्रों का कमेंट आ रहा है कि भैया 20 नंबर का ग्रामर आता है और हमें ग्रामर में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखो मैं बता दूं, ग्रामर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो 20 नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। 20 नंबर का ये जो टॉपिक है अभी बताऊंगा, जैसे कि नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे आते हैं, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने में, है ना। सिंथेसिस होता है, इसको बोलते हैं संश्लेषण, वाक्यों को जोड़ करके लिखना। ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है, सिंटैक्स हो गया, करेक्ट सेंटेंस यानी कि वाक्य को सही करने के लिए आता है। साइनोनिम्स जो समानार्थी शब्द जिसे आप बोलते हैं। एंटोनियम्स जो आपका विलोम शब्द, विपरीत शब्द जिसे आप बोलते हो एक दूसरे के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे बोलते हैं हम लोग। होमोफोन्स आप जानते होंगे, यानी कि जिनकी जो आवाज़ है वो एक जैसी रहे, है ना, और लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। अभी आपको मैं समझाऊंगा। आइडियम्स, फ्रेजेस आप जानते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो। ये सारे टॉपिक जो लगभग 10 टॉपिक जो होते हैं 2-2 नंबर के आते हैं, जो कि एक टॉपिक का, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। तो 10 क्वेश्चन टोटल 20 नंबर के आते हैं। इतने ही से पूछेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, देखो इसके ऊपर कोई ट्रिक नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आपको मैं वीडियो लाता रहूँगा, प्रैक्टिस कराता रहूँगा वाक्यों को बनाने के लिए, जिससे कि आप लोग कर सकते हो इनका 20 नंबर में कम से कम आप लोग 10 से 15 नंबर आराम से ले आओगे अगर आपसे कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो भाई इतना ही तो हमें चाहिए, आप बोलोगे तो भाई इतना आ जाएगा, बस आपको चैनल से जुड़ करके रहना है। तो चलो अब यहाँ पर जैसे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो फिक्स है भाई साहब, इनको मैं आपको बता दूंगा लगभग 35 से 40 शब्द एक एक टॉपिक के बता दूंगा, आप उनको तैयार कर लोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ से। होमोफोन्स का भी ऐसा ही सीन है। और आइडियम्स, फ्रेजेस यानी कि लगभग 4 से 5 टॉपिक ये फिक्स है। प्रॉब्लम जो आएगी शुरू के इन्हीं में आने वाली है, तो इनको थोड़ा देख लो, इसके कुछ रूल्स होते हैं तो आप पढ़ लेना, बाकी आपका ये बन जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं भाई पहला टॉपिक। अब देखो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि भाई जैसे एक ट्रांसलेशन वाला टॉपिक आता है बोर्ड एग्जाम में। ट्रांसलेशन 5 नंबर का आएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो 3 टॉपिक यहाँ पर मैं आपको पहले कराता हूँ, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनको समझना कैसे लिखना होता है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मतलब आप इनको तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका लगभग फिक्स है कि यहाँ से 2-2 नंबर के टॉपिक फिक्स हो जाएंगे। साइनोनिम्स समानार्थी में क्या होता है, जैसे पहला वर्ड है एडवर्सिटी, मतलब होता है कठिनाई। तो भाई इसका आपका दूसरा जो एक वर्ड होता है डिसेस्टर, इसका भी मतलब हो जाएगा कठिनाई या समस्या। एम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, तो हो जाएगा एंटरटेनमेंट। एबंडन मतलब त्यागना, तो हो जाएगा लीव या फॉरसेक, ठीक है। अगला है वर्ड आपका बेन। बेन मतलब होता है अभिशाप, तो इसका हो जाएगा कर्स। कर्स मतलब भी शाप या अभिशाप होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कंसील मतलब होता है छिपाना, तो इसका हो जाएगा हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना। दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोनिम्स।
अब देखो चैंपियन मतलब विजेता, तो इसका हो जाएगा विनर। कन्फेस स्वीकार करना, तो इसका एक्नॉलेज, एक्सेप्ट या स्वीकार करना, है ना, एक्सेप्ट भी आप लिख सकते हो। इसके बाद देखना ड्यूरेबल मतलब स्थायी, तो इसका हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। डिस्ट्रेस हताशा या फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हो। फेटल मतलब घातक या डेडली, इसका हो जाता है फेम मतलब ख्याति, इसको बोलते हैं रेपुटेशन, ठीक है, ख्याति को। तो इसके बाद देखिएगा यहां पर है हम्बल। हम्बल मतलब विनम्र होता, तो इसका हो जाएगा मीक या जेंटल, ठीक है। आइडियल मतलब होता है आदर्श, कोई व्यक्ति आदर्श है आपका, उसको आइडियल बोलेंगे, या अच्छा आचरण है उसका, तो इसका हो जाता है मॉडल या स्टैंडर्ड। तो मतलब दो इसलिए यहाँ पर मैं किसी से लिया हूँ कि मान लो एक नहीं आता तो कभी कभी इनको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप कर दोगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है बोर्ड एग्जाम में वो है भाई एंटोनियम्स। एंटोनियम्स को देखिएगा यहाँ से विलोम शब्द इसको बोलते हैं। तो जैसे कि एक वर्ड है आपका एंशिएंट मतलब प्राचीन, तो इसका हो जाएगा मॉडर्न। एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही, तो इसका उल्टा क्या होगा, इनएक्यूरेट आप कर दोगे। बरेन मतलब होता है बंजर, तो इसका हो जाएगा फर्टाइल, है ना। ब्रिलियंट मतलब शानदार, तो इसका हो जाएगा ग्लूमी, है ना। चीप मतलब सस्ता, तो इसका कॉस्टली, कॉस्टली मतलब होता है महंगा। तो उल्टा ही तो हमें बताना है, विलोम का मतलब ही हो गया कि भाई अपोजिट होने चाहिए। करप्ट होता है भ्रष्ट, तो ऑनेस्टली हो जाएगा या ऑनेस्टी ईमानदार, है ना। डिलीजेंट परिश्रमी, तो इसका लेजी यानी कि आलसी, आइडियल। डायनामिक मतलब गतिशील, तो इसका स्टैटिक मतलब स्थिर, स्टैटिक मतलब स्थिर, तो कोई चीज गति कर रही है उसको स्थिर बता देंगे तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। ऐसे ही इंट्रेंस मतलब प्रवेश, तो इसका स्ट्राइक कर देंगे। फॉर्च्यून मतलब भाग, तो इसका बैड लक। ग्रांड मतलब महान, तो हम्बल। गेस्ट मेहमान, तो इसका होस्ट। इसके बाद देखिए हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, तो इसका हेल। इसके बाद लीगल कानूनी यानी इलीगल गैर कानूनी। इसके बाद है नेचुरल, तो प्राकृतिक, इसका आर्टिफिशियल कर दो फिर। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो व्यक्ति खुद बनाता हो। प्राकृतिक जो व्यक्ति नहीं बनाता है ना, पहले से चीजें हमारी प्रकृति के द्वारा दी गई रहती हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखिएगा, इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई बोलते हैं ऑटोक्राट, या बोले तो निरंकुश, यानी कि उसके कामों में कोई मतलब रोक ना लगा सके, कोई अंकुश ना पैदा कर सके। अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, सरकार की अनुपस्थिति को अनर्ची बोलते हैं, अराजकता, ठीक है। इसके बाद है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई व्यक्ति लिखता है उसको बायोग्राफी या जीवनी बोलते हैं। और है यहाँ पर नेक्स्ट, इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतनी बड़ी लाइन का एक शब्द में उत्तर देना है आपको। दैट विच इज फिट टू बी चूजन, जो चुनने योग्य हो उसको एडिबल बोलते हैं, है ना। वन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता हो उसको हिंदी में बोलेंगे भाग्यवादी या फैटलिस्ट, ठीक है। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, एलिजिबल, क्या बोलते हैं, एलिजिबल, है ना। इसी के साथ यहाँ पर ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, तो एथिस्ट बोलते हैं यानी आस्तिक। अगला है भाई नो लॉन्गर इन यूज, जिसका यूज ना हो, अप्रचलित, यानी कि वो जैसे कोई चीज है अगर हम लोग उसका यूज नहीं करते तो क्या हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है, या उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म हो जाती है। कोई भी चीज आप ले लो तो उसको बोलते हैं अप्रचलित या ऑब्सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है काफी चीजों का, मतलब या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस है, उसको अनुभवी बोलेंगे, अनुभव, है ना, वेटर्न। अगला है वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस नहीं खाता उसको वेजिटेरियन यानी शाकाहारी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो साइनोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस या होमोफोन्स, आइडियम, फ्रेजेस, इस तरीके के जो टॉपिक है इनके ऊपर एक आपका वीडियो आएगा। देखो यहाँ पर सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि एक और वीडियो आपका ग्रामर के ऊपर आएगा जो कि पूरा डिपेंड होगा आपका ग्रामर पर। और अगर उस वीडियो को देख लोगे
तो आप ये बचे हुए टॉपिक बना लोगे। जैसे यहाँ पर पूरा सोल्यूशन है, तो आपको मैं पीडीएफ देखो इनका प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने बताया। अगर आप ये नोट्स लोगे ना, तो इन नोट्स में मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर नहीं लोगे तो फिर आपको क्या करना है, वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि यार देखो, ये नोट्स मैंने देखो खुद से तैयार करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेहनत है। तो जैसे कि दूसरों से अगर बनवाया जाएगा या लिखवाया जाएगा या हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो उस मेहनत के लिए मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ प्राइस रखा है। और ये बहुत कम प्राइस है, समझ सकते हो। एक सब्जेक्ट का कितना पड़ सकता है, अगर पाँचों में दे रहा हूँ 99 में, ठीक है। और इससे कम या मैं बोलूँ तो इससे कम में पूरे बोर्ड में आपको कोई नहीं देगा, इसकी भी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और ये ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश आपको सारा मिल जाएगा पूरा इस तरीके से सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब देखना, यहां से इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन के बारे में हो गया। ऐसे ही आपका सिंथेसिस वाला टॉपिक हो गया। देखो पूरा मैंने तैयार करके रखा है, तो मैंने इसलिए कहा कि एक अलग से वीडियो में आएगा ये सब चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना, सिंटैक्स हो गया, ये सारी चीजें। और आपका आइडियम्स, फ्रेजेस जो है ना, वाक्य और मुहावरे, ये सब चीजें जो है आपको अगले वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन को मैंने आप जो है बता दिया आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, ताकि थोड़ा सा टाइम दे करके हम लोग इसके कुछ रूल्स को भी समझ पाएं। तो इसलिए नेक्स्ट में करेंगे। और इसमें आपका एक बचा हुआ टॉपिक है आपका भाई, वो है ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको समझते हैं 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये ट्रांसलेशन पूछता है। तो चलिए इसको मैं आपको एक समझाता हूँ कैसे करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो यहां समझना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले जब आपको ट्रांसलेशन आएगा इस तरीके से, है ना, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, टोटल 5 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो, इसमें आप पहली शुरू की लाइन एक पढ़ो। तो शुरू की लाइन में क्या कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब यहां पर थे, अगली लाइन पढ़ो, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। आपने सेंटेंस को पढ़ा तो क्या फील किया, यही ना कि भाई थे मतलब कि ये पास्ट की बात किया जा रहा है इसमें पूरे के पूरे। अब देखो, शुरू की लाइन हमारी डिसाइड कर दी कि जो पूरा लाइन है या पूरा हमारा पैसेज है वो पास्ट में जा रहा है, मतलब कि भूतकाल की बात हो रही है। तो इतना तो क्लियर है कि जो इसमें सहायक हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी वाज या बेयर हो सकती है। तो अब एक चीज पता चल गई। और एग्जामिनर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सहायक क्रियाओं को भी देखते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक साथ नहीं सोचना कि हम पूरी लाइन का करते हैं, वरना आप इसको मिलाकर पढ़ो तो पूरा एक साथ लिखा है, लेकिन मैंने इसको फिर भी एक एक लाइन डिवाइड करके लिखा है। पहले आप शुरू की लाइन का करोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे। तो चलिए करते हैं भाई। मुंशी प्रेमचंद तो एक नाम है, तो आप क्या लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद वाज, लगा दोगे ना डायरेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए फिर, महान साहित्यकार थे, तो यहां से समझना हम लोग करते हैं इसको इधर से। तो लिखोगे आप मुंशी, MUNSI, है ना, यही होगा ना, मुंशी प्रेमचंद, चंद्र कर दो, ठीक है, CHANDRA, मुंशी प्रेमचंद्र वाज एक के लिए ए कर दिए, महान साहित्यकार थे, बस इतना लिखना है। तो वाज महान के लिए क्या करोगे, ग्रेट। अब थोड़ा बहुत मीनिंग तो यार कम से कम आनी चाहिए आपको ना। तो मुंशी प्रेमचंद्र वाज ए ग्रेट राइटर ऑफ लिटरेचर कर सकते हो। साहित्यकार को क्या बोलोगे, राइटर बोल सकते हो या लिटरेचर बोल सकते हो। तो यहां पर आप लिख दोगे ग्रेट राइटर, ऑथर, लेखक, है ना, सॉरी WRITER करना चाहिए, यहां पर TER कर लो, राइटर ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इतना हमारा यहां तक क्या है, ये पहली लाइन का है, शुरू की लाइन। ऐसे ही उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो किनका, यहां पर उनका, तो आप इसके लिए ही करोगे डायरेक्ट, है ना, ही लिखोगे ना यहां पर उनके लिए। तो यहां पर आप दूसरी लाइन को देखो, इसको हम अलग पेन से करते हैं। यहां पर लिखोगे ही, अब उनका जन्म, तो भाई ही क्या है भाई, एक ही वचन है, एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ही के साथ आप वाज लगाओगे। ही वाज बॉर्न, यानी उनका जन्म, ही वाज बॉर्न इन ए विलेज, एक गांव में हुआ था। ही वाज बॉर्न इन ए विलेज, विलेज मतलब गांव, VILLAGE।
ही वॉज बॉर्न इन ए विलेज, जिसका नाम क्या था, लमही, ठीक है, विलेज नेम्ड लमही, LA। अब यहां पर इन चीजों में ध्यान देना, जैसे कि लमही अब लिखते हैं आप लोग तो भाई L जो है वो स्मॉल से बना देते, ऐसा नहीं करना, यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है, मान लो एग्जामिनर की नज़र पड़ जाती है और पड़ती भी है भाई, यही टॉपिक होते हैं वो यही चीज़ें देखा करते हैं। तो लमही में L जो होगा वो आपको कैपिटल में बनाना है, LAMAHI, लमही, ये बन गया दूसरी लाइन का। तीसरी वाली लाइन देखो यहां से, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो वो एक साधारण से परिवार में जन्मे थे, ठीक है। तो आप यहां पर साधारण के लिए सिंपल कर सकते हो, है ना, तो या आप लोग यहां पर ऑर्डिनरी बोल सकते हो, साधारण सा परिवार, ऑर्डिनरी फैमिली, है ना, या सिंपल फैमिली, तो ऑर्डिनरी ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसका जब बनाओगे तो इसके लिए ध्यान से पढ़ो, एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर उन्होंने पूरे विश्व में, यानी होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल सकते हो, पूरे विश्व में अपना नाम क्या किया था, रोशन किया था, या वो फेमस हुए थे। तो इस लाइन का थोड़ा समझना, थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको यहाँ पर, अब आपको दिख नहीं रहा लेकिन मुझे ये दिख रहा, तो मैं इसको पढ़ता जाता हूँ। एक साधारण से परिवार में, तो लिखोगे यहाँ से डिस्पाइट, DESPITE, विंग, ये सहायक क्रिया है, विंग बॉर्न इन ए, कैसे परिवार में जन्म लिया था भाई, ऑर्डिनरी फैमिली, मैंने बताया ना कि सिंपल से परिवार में या साधारण से परिवार में, ORDINARY, ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी फैमिली। यहां तक हो गया कि एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर, इतने का ये बना, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो अब यहां से समझना, उन्होंने के लिए आप यहां पर क्या लिखोगे, ही, तो इसमें आप यहां पर कॉमा लगा दो ऐसे, ठीक है, यहां थोड़ा सा अलग होगा, रुक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ही मेड, या मेड मतलब होता है बनाना, मेड मतलब होता है बनाना, तो क्या बनाया था उन्होंने, अपना नाम बनाया था, है ना, पूरे विश्व में। तो ही मेड हिज नेम, ही मेड हिज नेम, क्या किया था, फेमस, ही मेड हिज नेम फेमस, FAMOUS, यही होता है ना, ही मेड हिज नेम फेमस, क्या किया था, रोशन करना या फेमस करना, एक ही चीज है, पूरे विश्व में। तो अब यहां पर पूरे विश्व के लिए क्या लिखोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। यहां तक आपको करना है इस लाइन का। अब बताओ पूरा आपको समझ में आ रहा, मैंने इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, इस तरीके से अगर आप समझोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। अब जैसे अगली लाइन है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अधिकार कह सकते हो या बोल सकते हो उनको ज्ञान था। अधिकार भाई यहाँ पर सभी को पढ़ सब कोई सकता, लेकिन ज्ञान सबको थोड़ी रहता है, तो यहाँ पर आप ज्ञान कर लोगे इस वर्ड में तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब देखो यहाँ से या बोल सकते हो पकड़, उनकी अच्छी पकड़ थी। जैसे होता है ना कि भाई कोई टीचर है उसको बोलेंगे, हम बोलते हैं कि फिजिक्स में उसकी अच्छी पकड़ है, केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ है, नॉलेज के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर हिंदी एंड उर्दू दो लैंग्वेज थी ना, तो लिखोगे यहाँ पर इधर से अगली लाइन का क्या लिखना है, ही हैड क्यों लगाए, क्योंकि जो उनको नॉलेज था वो अच्छा था, पूर्ण रूप से ये सिद्ध था, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी रचनाएं भी करी हैं कि हाँ हमें पता चलता है कि उनको नॉलेज था। ही हैड इक्वल, EQUAL, ही हैड इक्वल कमांड ओवर बोथ मतलब होता है दोनों के लिए। किसके लिए, तो ही हैड इक्वल कमांड, उनकी दोनों में पकड़ थी। किसके लिए भाई पकड़ थी, तो हिंदी में और उर्दू में भी। तो लिखोगे हिंदी एंड उर्दू, URDU, उर्दू भाषाओं की बात कर रहा है, तो भाषाओं में क्या लिखोगे, लैंग्वेजेस, है ना, तो LANGUAGES, लैंग्वेजेस, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अगली लाइन है, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वो माहिर थे। तो चलिए फिर लिखो, उपन्यास और कहानी
क्या लिखने में क्या थे भाई वो थे, तो वो माहिर थे। तो पहले लिखोगे यहाँ पर माहिर के लिए क्या लिखोगे, एक्सपर्ट। कोई होता है ना, आप बोलते हो कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी है उस चीज़ में, किसी भी नॉलेज में, किसी भी एरिया में, उसको उस एरिया का हम एक्सपर्ट मानते हैं। तो यहाँ पर वो जो थे उपन्यासकार थे, माने उपन्यास में हिंदी में अब तक में सबसे ज़्यादा रचनाएं उन्होंने करी हैं और सबसे ज़्यादा उपन्यास जो है उनके फेमस हैं। तो आप कह सकते हैं उपन्यास के लिए और कहानी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे ही वाज एन एक्सपर्ट, PERT, ही वाज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नोवेल, नोवेल मतलब होता है उपन्यास, नोवेल्स एंड स्टोरीज, STORY, मतलब वो एक्सपर्ट थे किस चीज में, तो नोवेल यानी उपन्यास लिखने में और स्टोरी लिखने में यानी कहानियां लिखने में। तो इस तरीके से देख सकते हो पूरा 5 नंबर अगर आप ऐसा करके आओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी एग्जामिनर चाहे अंग्रेज आपका बैठा दिया जाए फेल नहीं करेगा कोई। तो भाई यही खासियत है इस चैनल से, आपको यही फायदा मिलता है जो कि मैं जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को बताता हूँ। यहाँ पर वैसे बात नहीं होगी और अब मैं आपसे कह दूँ कि यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और आपको इससे क्या मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में यही आए, भाई प्रैक्टिस अगर हमारी होगी, टॉपिक मजबूत होगा तो हम चाहे कोई सा भी आ जाए उसको हम करके आएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 सेक्शन यहाँ से खत्म होते हैं। अगला सेक्शन जो आएगा वो होता है हमारा लिटरेचर, यानी कि जो आपकी बुक होती है, और बुक में टोटल आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आता है लिटरेचर से। कितने नंबर का, 40 नंबर का, 40 मार्क्स, ठीक है। तो यहां से आपको 40 नंबर कैसे लाने हैं भाई, चलो। तो देखो पहला हमारा प्रोज रहेगा, प्रोज के कुछ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो जो है हमारा काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ बताऊंगा और सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, और अगर आप इतना ही पढ़ लोगे ना तो फेल तो यार कोई नहीं करेगा, आप इस वीडियो को देख करके चले जाना, फेल नहीं होगे, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चैप्टर आप पढ़ते जाना। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन चैप्टर से क्वेश्चन है। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। एम हेमल ने अपनी भाषा के महत्व के बारे में और अपनी भाषा के बारे में क्या कहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। ये हो गया, यानी जो एम हेमल का जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है ना उसी पार्ट से फ्रेंच में जो है फ्रेंच के अनाउंसमेंट के बाद क्या जो है बदलाव हुआ या क्या प्रभाव पड़ा। अगला देखो, हाउ मैनी रिग पीकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी के लोग जो है क्या यूज करते थे, दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। इसके बाद हु वाज मुकेश, मतलब मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको अगर पीडीएफ चाहोगे तो फिर आपको यहाँ पर नोट्स में मिलेंगे, और अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा मेहनत हो जाए, जितने मेहनत मैं करता हूँ 1-1 घंटे 1.5 घंटे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके लिखता हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको तो यार बोर्ड एग्जाम देना है तो थोड़ा मेहनत तो करो ना यार। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप, मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि आप ये नोट्स लो तभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो। बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आप लोग लगातार चिल्लाते हो कि इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, इसके ऊपर ये वीडियो है। और इतने क्वेश्चन जो बता रहा हूँ अगर पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन है अगर आप ये नोट्स लोगे तो नोट्स में तो भाई पूरा आंसर के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी कंप्लीट, ठीक है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर आपको मैं एक अगला जो पोर्शन रहेगा पोएट्री में स्टैंजा वाला और ये सप्लीमेंट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, इनको थोड़ा बने रहना, सारे क्वेश्चन हम करते हैं और क्वेश्चन को लिखते जाना। और इनको मान लो कि जैसे आपने क्वेश्चन बैंक परचेज करी तो आप टिक कर लोगे क्वेश्चन बैंक में, तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, वहां से भी तैयारी कर सकते हो, है ना। अगला देखो, व्हाट टेरर, टेरर मतलब डर, डर जो भय होता है। डिड डगलस
हैव इन हिज हेड, डगलस के हृदय में किस चीज का डर था, एंड हाउ और कैसे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, सी डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या प्रयास किया था। ये जो क्वेश्चन थे सारे के सारे भाई ये प्रोज के हैं, और आपका पता है कि प्रोज जो है वो क्लास 12th में 15 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में आप देख लो, यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग पोएट्री में देखते हैं सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा वगैरह, है ना। तो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल कहाँ स्थित था, कहाँ था। एंड इसके बाद है इसी क्वेश्चन में, व्हेयर वाज इज सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था। नेक्स्ट, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली कैसे इंटर किया थर्ड लेवल पर, तीसरे स्तर पर, है ना। तीसरा स्तर, थर्ड लेवल का मतलब तीसरा स्तर, ठीक है। हाउ को काट दो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है। व्हाट हैपेंड विथ चार्ली एट द टिकट विंडो, टिकट काउंटर पर चार्ली के साथ क्या होता है। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, और इसका नाम कैसे पड़ा। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोलॉगर मतलब होता है भविष्यवाणी जो करते हैं, ठीक है ना, ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉगर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, यानी कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था उस राजा का, तो एस्ट्रोलॉगर यानी भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी ने क्या कहा था उनके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इन सभी के आंसर आपको मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेंगे, और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो टिक कर लेना, ठीक है। और आपको अगर आंसर के साथ वीडियो चाहिए तो फिर वीडियो तो मैं लाऊंगा, कमेंट करना है आपको, है ना। मतलब आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप तैयारी करो, लेकिन करना जरूर है, और आप बस कमेंट करो, उस हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, क्या था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ने आइस प्रोग्राम क्यों रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न, हु वाज हाना, हाना कौन था। हाउ डिड सी मीट सदाव, और वो सदाव से, डॉक्टर सदाव से क्यों मिलना चाहता था। तो भाई प्रोज का, सप्लीमेंट्री का और प्रोज का ये 15 का आता है, ये भी 15 का आता है। 10 नंबर की आती है पोएट्री। तो पोएट्री में क्या क्या करना है चलिए फिर जान लेते हैं फिर, और यहाँ पर समझिएगा कौन कौन से सेंट्रल आइडिया है, कैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो सब चीज़ें तो जाननी पड़ेंगी हमें। और इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि इस वीडियो को देख करके जाना, और जो ये वीडियो है हमारा एक जो नारा था वो लेकर के हम चल रहे थे कि अब की बार 95 पार, वो पार होगा, और कमजोर से कमजोर छात्र की नैया पार। तो ये वीडियो नैया पार कराएगा, और इस चैनल से आप जो अगर पढ़ते हो तो भी आपकी नैया पार होने वाली है। जाए फिर तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम लोग इस बार टारगेट लिए हैं कि इस चैनल से हमें टॉपर निकालने हैं, तो टॉपर निकलेंगे। बस आप जो है भूल मत जाना, इतना याद रखना। मैंने आपको ये कांटेक्ट नंबर भी दिया है, ठीक है, ये नंबर है आपके पास, और एग्जाम तक, रिजल्ट तक अपने पास ये नंबर को रखना। जब आपका रिजल्ट आएगा तो इस नंबर पर एक आपको कॉल करना है, मैसेज कर देना, जो भी हो आप करके बताइएगा कि भैया आपके चैनल से पढ़ करके मुझे क्या प्रॉफिट हुआ। भाई रिजल्ट के अनुसार बताना, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो जब आपका, और अगर बेहतर रहा तो मैं आपसे खुद मिलने के लिए भी आपके गांव घर जो भी है वहां पर आऊंगा, ठीक है ना। पूरी टीम के साथ हम लोग आएंगे। तो बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जल्दी से आपका जो 1 लाख का परिवार है हमारा, 1 लाख बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा तो और बेहतर रहेगा। फिर हम आपको जो है उचित जो है चीजें जो है प्रोवाइड कराएंगे, आपको इनाम वगैरह, प्राइज वगैरह सब कुछ दिया जाएगा जो भी इस चैनल से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पहले से देखो हम चिल्लाते नहीं है कि भाई ये मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया अचानक से हम लोग ये अनाउंसमेंट करेंगे जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़ करके टॉपर बनेंगे, ठीक है। चलिए तो भाई सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। सेंट्रल आइडिया में पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है माय मदर एट 66, यानी कि चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर। कैसे लिखेंगे समझिएगा। कमेंट करते हो आप लोग कि भैया सेंट्रल आइडिया नहीं कराते हो, यहां से देखना। तो इस चैप्टर का लिखोगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। इसका मतलब होता है 66 पर मेरी माँ। कंपोज बाय कमला दास। कमला दास इसके क्या पोएट है, इनके द्वारा लिखा गया है ये। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है दिस पोएम शो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटिस। जो कवियत्री है ना कमला दास, वो इस कविता में अपनी माँ के खोने का डर दिखा रही हैं।
यानी उनके अंदर एक भय था अपनी माँ को खो देने, क्योंकि एज हो चुकी थी और उम्र हो गई थी, तो उनके अंदर एक भय बना था। हर मदर यानी उनकी माँ इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उनकी माँ जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में थी। सो द पोएटिज फील दैट शी विल पास अवे सुन, और उनको ये डर था कि जल्दी उनकी माँ उनके पास से गुजर जाएंगी। पोएटिज गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और यही सोच उनको जो है परेशान कर रही थी लगातार, है ना, यही सोच सोच कर वो परेशान थी। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, और इस तरीके का नेगेटिव विचार, उनके नकारात्मक विचार उनके माइंड में लगातार आ रहा था, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि जल्दी उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएगी। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, और ये सब सोच कैसे रही थी, वो कार से जा रही थी, मतलब उनको कहीं जाना था, कार से वो जा रही थी और कार में सोच करके ही जो परेशान थी। और जैसे ही उन्होंने आउटसाइड ऑफ कार से बाहर देखा तो क्या देखा, एंड एक्टिविटी सॉरी द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज, बाहरी संसार था वो जीवन से भरा हुआ था। द ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट, जो बाहर के वृक्ष थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, तो भागते हुए। जैसे आप किसी वाहन से जाते हो तो आपको क्या होता है, वृक्ष लगेगा कि भाग रहे हैं, है ना, ऐसा प्रतीत होता है। चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो बाहर बच्चे खेल रहे थे वो बहुत प्रसन्न थे। एट द एयरपोर्ट हैज अंडरगो सिक्योरिटी चेक, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर सुरक्षा जांच के लिए जब वो जाती हैं, द पोएटिज वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, और अपनी माँ से वो कुछ गज की दूरी पर जब कवियत्री खड़ी होती हैं तो क्या होता है, सी फेल्ट पेन्ड एट लुक एट द कलरलेस कलर एंड पेल फेस, कलरलेस कर लो यहाँ पर, यानी अपनी माँ का कलरलेस रंगहीन और पीला चेहरा देख करके वो बहुत ज्यादा पेन यानी कि दुख महसूस करती हैं। उसके बाद देखो, बट लेकिन हाइडिंग हर टीयर, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटिज सेड, कवियत्री कहती है, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा। तो अब बताओ, इसमें मैंने जितना बताया क्या आपको समझ में आया है? भाई पूरा हिंदी के साथ मैंने बताया है और पूरी स्टोरी बता दी कि कमला दास जो कवियत्री हैं वो कहीं जा रही थी और अपनी माँ के खोने का उनको डर था, क्योंकि उनकी माँ की उम्र जो है वो हो चुकी थी, जीवन के अंतिम पड़ाव में थी, और बाकी यही चीज़ें जो है गाड़ी में बैठे बैठे सोच रही थी। फिर एयरपोर्ट पर पहुंचती हूँ, वहाँ पर वो अपनी माँ का पीला और कलरलेस जो भी है चेहरा वगैरह देख करके उनको बड़ा टेंशन होता है, दुख महसूस करती हैं, लेकिन वो आंसुओं को छिपाते हुए यही बोलती हैं कि जल्द मिलते हैं अम्मा, और ऐसा कह करके कहानी जो है समाप्त है, या वो जहाँ भी उनको जाना था वो चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसको कर लेना है। इसके बाद अगला जो सेंट्रल आइडिया वो है एथिक्स ऑफ ब्यूटी का, और तीसरा आपको तैयार करना है कीपिंग क्वाइट का। लेकिन अगर पहला तैयार कर लोगे तभी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बेस्ट है, और दो आपके अथवा के लिए है, क्योंकि 3 आते हैं, 3 में से कोई एक करना होता है और ये 3 आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म। अब 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, और 6 नंबर में एक टॉपिक आएगा स्टैंजा पोएट्री से। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया स्टैंजा भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 6 नंबर का ये रहेगा, तो 6 मार्क्स इसको जब पक्का कर लोगे और 4 नंबर पोएट्री में सेंट्रल आइडिया का पक्का कर लोगे तो भाई हो जाएंगे 10 नंबर, और 10 नंबर हो जाएंगे तो फिर हम लोग नहीं डरेंगे किसी को। ठीक है, और डरना नहीं है। चलिए, तो पहला देखो सेंट्रल स्टैंजा है, पोएट्री के किसी चैप्टर से उठा के रखेगा, यहाँ पर है, समझिएगा और पहचानिएगा। And looked out at young tree spreading the merry children spilling out their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her. My mother at 66 चैप्टर से है, समझ गए ना आप लोग? थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हिंट्स तो मिला होगा, जैसे एट लुक्ड आउट यंग ट्रीज, हमने यही तो पढ़ा था ना, जो गाड़ी से बाहर देखने पर वृक्ष जो है हरे भरे दिख रहे थे और बच्चे खेल रहे थे प्रसन्न जो है, और जब वो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वहीं पर मिलेंगी। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके का पैसेज रहेगा, और 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, दिया है, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, कवियत्री ने या कवि ने, है ना, पोएटिज रहेगा यहाँ पर, तो उन्होंने अपने वाहन से बाहर क्या देखा था? तो भाई क्या देखा था? द पोएट से यंग ट्री स्प्लिटिंग द मैरी चिल्ड्रन, बच्चे प्रसन्न थे और वृक्ष जो है हरे भरे वृक्ष जो है लहला रहे थे आउटसाइड द व्हीकल, यही चीज़ें उन्होंने देखी थी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ था? तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुआ था, है ना, तो यही होगा, सुरक्षा जांच होती है एयरपोर्ट पर, ये बता दोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, तो कवि जो थे वो कवयित्री, यहाँ पर पोएटिस फिर से आ गया, तो इतना कर लेना आप लोग, क्वेश्चन जैसा पूछा उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या हुआ था भाई एयरपोर्ट पर, उन्होंने क्या किया था? एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट द पोएट इज अगेन लुक्ड एट द मदर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर के उन्होंने अपनी माँ को पुनः देखा था। ये क्या है? 3 क्वेश्चन है जिसके पूरे आंसर मैंने आपको बता दिए। तो पहला ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। अगला जो स्टैंजा आएगा वो है भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो, और इस चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। Now we will count to 12 and we will all keep still from once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. यहाँ पर बताया गया कि आपको 12 तक गिनना है और शांत रहना, अपनी भुजाओं को इधर उधर नहीं हिलाना है और धरती की तरफ देखना है मुंह करके। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और कोई भी भाषा जो है आपको बोलनी नहीं है। एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी कुल मिलाकर स्थिर होने के बारे में बताया गया कि शांत रहो, कुछ भी एक्टिविटी आपको नहीं करना। अब क्वेश्चन कैसे हैं देखो, जैसे पहला एक क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन, आपको बताना है इस कविता के कवि और पाठ का नाम, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है द नेम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट पाठ का नाम हो गया कविता का, एंड नेम ऑफ द पोएट कवि का नाम है पाब्लो नेरुदा, है ना, पाब्लो नेरुदा ये कवि हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन, कवि ने फर्स्ट 2 लाइनों में क्या कहा है? तो उन्होंने यही कहा है ना कि नाउ वी विल काउंट टू 12, 12 तक गिनो, एंड वी विल कीप ऑल स्टिल, और सभी स्थिर रहो। तो देखो यहाँ पर द फर्स्ट 2 लाइन द पोएट से टू काउंट टू 12, 12 तक गिनो, एंड दे विल ऑल कीप स्टिल, और कहा है कि शांत रहना है सबको। ऐसे ही व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, कभी 1 सेकेंड के लिए क्या चाहता है? तो कभी 1 सेकेंड के लिए चाहता है फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट नॉट टू मूव देयर आर्म सो मच, यानी कभी 1 सेकेंड के लिए चाहता है कि आप कोई भी अपनी भुजाओं को गति न करें या आपको स्थिर रहे आप लोग, ठीक है, यही कवि जो है चाह रहा है। तीसरा स्टैंजा आपके सामने आ चुका है थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से, और इसको आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो पढ़ लीजिए कहाँ से है। यहाँ पर है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप पावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पर ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जोड़ देना है, इज जॉय फॉर एवर, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो कि हमेशा बनता है वो है कवि का नाम और पाठ का नाम, तो आप बता देंगे जो आपका ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर है वो आपका जॉन किट्स इसके कवि हैं, ये बता देना है। ऐसे ही क्वेश्चन तीसरा है, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती हैं। तो आप बताओ, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई ना आज के इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं पूरा इन सभी का आप लोग PDF चाहते हो तो फिर आप लोग इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पर, और 99 रुपये प्राइस है मात्र, ऑफर चल रहा है, जल्दी ऑफर खत्म भी हो सकता है। तो फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, बायोलॉजी का भी मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का भी मिलेगा। तो 5 सब्जेक्ट मात्र 99 में, हैंड रिटेन नोट्स और प्रीवियस ईयर के 7 सेट ऑल सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। तो इतना करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक स्कोर कर सकते हो, और जो 100 में 100 नंबर पक्का को हमने बोला है वो भी पक्का कर सकते हो। ये इस नोट्स में आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, यानी पूरा फुल एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए आज का ये क्लास कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक करके आप लोग जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।